जनाब, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मुझे बताइएगा, आवाज, स्क्रीन और कैमरा आपका क्लियर है? वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरा। मुझे काइंडली इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। वी आर टू स्टार्ट ISA 530, दैट इज सैम्पलिंग। तो काइंडली इस पे मुझे फीडबैक चाहिए आपसे कि आपको आवाज का कोई लैग, किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी एरर तो क्लियर? ठीक, डन, ऑल क्लियर एंड वी कैन स्टार्ट। सर, आपको याद होगा हमने बचपन में एक बात पढ़ी थी। बचपन में हम लोगों ने एक बात देखी थी कि एक ऑडिटर कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकता 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस को। हमने ये कहा हुआ है कि एक ऑडिटर 100% ऑफ द ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं कर सकता। ये इसकी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये इसकी एक इनहेरेंट लिमिटेशन थी। और हमने कहा था कि इसकी वजह से ऑडिटर जो है, जो उसका गो टू प्रोसीजर है, दैट इज कि वो अपना फोकस रखता है सैम्पलिंग के ऊपर। उसका फोकस कहां पे होता है सर? सैम्पलिंग के ऊपर। सर बेसिकली सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग है क्या? सर सैम्पलिंग कहते हैं कि यू आर नॉट वेरीफाइंग 100% ऑफ द ट्रांजेक्शंस। आप उस 100% में से एक स्पेसिफिक चंक निकालते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, और उसको वेरीफाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, आप वो रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। सर, आपसे कहा गया कि सेल्स डिपार्टमेंट का आपने ऑडिट करना है, इनकी इनवॉइसेस का, और वहां पे इनवॉइसेस हैं 1000। इनवॉइसेस हैं 1000। अब आपके पास टाइम कम है और आपने सैंपल पे काम करना है। ये जो 1000 है ना इनवॉइसेस, ये है उसकी कंप्लीट पॉपुलेशन। ये क्या है? उसकी कंप्लीट पॉपुलेशन। मगर आपने क्या निकालना है इसमें से? सैंपल निकालना है। आपने सर क्या निकालना है इसमें से? सैंपल निकालना है। तो आपने यू टुक, लेट्स से 600 इनवॉइसेस। आपने 1000 में से 600 इनवॉइसेस को पकड़ा और इन 600 के ऊपर आपने लगाए प्रोसीजर्स। यू टुक सैंपल्स ऑफ 600 इनवॉइसेस एंड अप्लाइड ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, इसके ना हम नोट्स साथ ही बना रहे हैं क्योंकि ये एक टेक्निकल टॉपिक है। थोड़ा सा बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है, तो थोड़ा सा हम भी स्लो पेस पे चलेंगे और आपने भी थोड़ा सा केयरफुल रह के इसको, अटेंटिव रह के इसको सुनना। तो सर 1000 इनवॉइसेज है, 600 मैंने निकाली है, और इन 600 के ऊपर मैंने अपने क्या लगाए हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स। इन 600 इनवॉइसेस के ऊपर मैं लगा रहा हूं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स। 600 इनवॉइसेस के ऊपर सर जब मैंने लगाया प्रोसीजर्स, तो रिजल्ट क्या आया? What was the result? What was the outcome? What was the conclusion? सर कंक्लूजन, रिजल्ट, आउटकम ये था कि 600 में से 500 इनवॉइसेस सही बनी हुई थी। मैं कह सकता हूं कि 500 इनवॉइसेस ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिए,
और 100 इनवॉइसेस के अंदर मिस स्टेटमेंट है, 100 में क्या है, एरर है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक मिस स्टेटमेंट है, या आसानी के लिए ये इनवॉइसेस सही वैल्यू पे नहीं बनी हुई, या इनमें कोई भी मसला है। तो सर 600 का ब्रेकअप क्या बन गया, 500 और 100। तो एक ऑडिटर बेचारा क्या करेगा, एक ऑडिटर गुड इनवॉइसेस, बैड इनवॉइसेस एक तरफ रखी, गुड इनवॉइसेस एक तरफ रखनी है, बैड इनवॉइसेस। सर उसने कहा 500 डिवाइडेड बाय 600, 100 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ओ सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आया है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 के साथ, ताकि हम सैंपल के आए हुए रिजल्ट को प्रोजेक्ट कर सके। हम जो रिजल्ट आया है सैंपल से, उसको क्या कर सकें, उसको प्रोजेक्ट कर सके। तो जरा मुझे निकाल के बताइएगा कि अगर 600 इनवॉइसेस में से 500 इनवॉइसेस ओके की बनी हुई हैं, और 600 में से 500 इनवॉइसेस खराब बनी हुई हैं, फॉल्स बनी हुई हैं, तो गुड 1000 में से कितनी होंगी और बैड 1000 में से कितनी होंगी? 833 और 167, 833 167, ये है सैम्पलिंग। बड़ी आसान एग्जांपल मैंने आपको दी है, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सर ये क्या है, सैम्पलिंग। ये बड़ी आसान और बेसिक एग्जांपल के साथ मैंने आपको स्टार्ट कराया। दिस इज सैम्पलिंग, दिस इज सैम्पलिंग, दिस इज सैम्पलिंग। एट थर्टी थ्री ओके, 167 फॉल्स। अच्छा, अगर मैं व्हाट इफ ऑडिटर was asked, your auditor was forced, your auditor was compelled to check 100% of transaction। अब अगर उसे कहा जाए कि भाई तुम 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करो, तो आपको लगता है कि आंसर यही आएगा, 833 सही बनी हुई है और 167 खराब बनी हुई है? कि आंसर यही आएगा, यही आना चाहिए? क्या आंसर यही आएगा हमेशा? नहीं, आंसर हो सकता है कि चेंज हो, आंसर मे वेरी, मे और मे नॉट, इट डिपेंड्स, मे और मे नॉट। हो सकता है कि करीब करीब हो, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा वेरिएंस आ जाए। क्योंकि खुद सोचे, हमने 100% ऑफ द इनवॉइसेस को तो वेरीफाई नहीं किया, हमने एक एक इनवॉइस पकड़ के वेरीफाई तो नहीं की। हमने क्या किया, हमने एक सैंपल साइज पकड़ा, उसको चेक किया, और उसका जो आंसर आया उसको प्रोजेक्ट कर दिया, पूरी पॉपुलेशन पे फैला दिया। हकीकत इससे मुख्तलिफ हो सकती है, हकीकत इससे मुख्तलिफ हो सकती है। लेट से मैं कहता हूं कि जब 100% चीजों का वेरीफाई किया गया, तो रिजल्ट ये आया कि 700 इनवॉइसेस ओके थी, 300 इनवॉइसेस ओके नहीं थी।
700 ओके थी और 300 ओके थी, मगर मेरा रिजल्ट क्या कह रहा है कि 833 ओके है और 167 खराब है। क्या ये रिजल्ट जो एक्चुअल में आया है 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके, क्या ये रिजल्ट जो एक्चुअल में आया है 100% इनवॉइसेस को वेरीफाई करके, क्या ये प्रोजेक्टेड रिजल्ट से फर्क है? यस। तो याद रखिएगा हमेशा, एक्चुअल रिजल्ट एंड projected result will always have a difference। इनमें हमेशा क्या आएगा? एक डिफरेंस आएगा। क्यों? बिकॉज देयर is a chance that we may go towards wrong conclusions। हम गलत फैसला कर सकते हैं। इस सैंपलिंग की बेस पे हमने गलत फैसला कर दिया या गलत फैसला कर सकते हैं। हमने क्या कहा क्लाइंट को कि 833 इनवॉइसेस तुम्हारी ट्रू एंड वैल्यू दे रहे। उसने कहा अच्छा 100% वेरीफाई करवाओ फिर मुझे बताओ। तो जब आपने 100% वेरीफाई कराया तो आप परेशान हो गए। क्यों? एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया? 700। आपने क्लाइंट से कहा कि सर परेशान ना हो, 167 इनवॉइस भी खराब बनी हुई है, मगर जब 100% पे जाके देखा तो आंसर क्या आया? वेरियंस आ गई, और वेरियंस भी अच्छा खासा है। 133 का वेरियंस है, 133 का आलू। और यहां पे भी 133 का वेरियंस है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरियंस तो है, वेरियंस तो हाँ। इसका मतलब है कि अगर मैं सैंपलिंग इस्तेमाल करूंगा तो उसमें एक मसला है क्या, कि हम रॉन्ग कंक्लूजन्स के ऊपर बहुत आसानी से जा सकते हैं, मगर हमारे पास कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। सैंपलिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वी कैन गो फॉर रॉन्ग कंक्लूजन्स। क्यों? देयर इज अ सैंपलिंग रिस्क, देयर इज अ सैंपलिंग रिस्क। एक सैंपलिंग रिस्क होगा। ये सैंपलिंग रिस्क क्या है कि ऑडिटर गलत नतीजे पे पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग सैंपल। एक ऑडिटर गलत नतीजे पे पहुंच सकता है, उसकी कंक्लूजन खराब हो सकती है अगर वो सैंपलिंग की तरफ जा रहा है, अगर वो एंटायर पॉपुलेशन को सिलेक्ट नहीं कर रहा। मेरी एंटायर पॉपुलेशन क्या थी? 1000 इनवॉइसेस। अगर मैं सबको वेरीफाई करता तो मैं कभी भी रॉन्ग कंक्लूजन्स पे ना पहुंचता। बट चूंकि मैंने सैंपलिंग लगाई, और सैंपलिंग के अंदर क्या छुपा होता है? सैंपलिंग रिस्क। तो सैंपलिंग के अंदर क्या छुपा होता है प्यारे भाई? सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग के अंदर सैंपलिंग रिस्क छुपा होता है। सर ये जो दो तरह की रॉन्ग कंक्लूजन्स है ना, ये क्या है बेसिकली? इसके दो आउटकम्स होते हैं, इसके दो आउटकम्स होते हैं। गलत चीज को कबूल कर लेना, या गलत बात को तस्लीम कर लेना। गलत बात को तस्लीम कर लेना,
इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग, एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग, या सच्ची बात को इनकार करते हैं, सच्ची बात को इनकार करते हैं, यानी कि देयर इज रिजेक्शन ऑफ राइट, सच्ची बात को तस्लीम कर लेना या गलत बात को इग्नोर कर देना, गलत बात को इनकार कर देना। सर क्या मतलब हुआ? मुझे ये कहा जाता है, मुझे ये कहा जाता है कि जिस कंपनी में आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारी एक इनिशियल असेसमेंट है, वहां पे कंट्रोल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। सैंपलिंग मुझे ये बताती है, या सैंपलिंग का जो रिजल्ट है, जो मैंने कंट्रोल्स पे सैंपल लगा के देखे हैं, सैंपलिंग का रिजल्ट ये है कि कंट्रोल्स वीक है। ये सैंपलिंग का रिजल्ट आया, कंट्रोल्स फारिग बने, मगर एक्चुअल में क्या है, कंट्रोल्स स्ट्रांग है। एक्चुअल में क्या है, कंट्रोल्स ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा स्ट्रांग। तो खुद सोच के बताइए, अगर मैंने वीक कंट्रोल्स को अज्यूम करके ऑडिट करना शुरू कर दिया, तो क्या मैं ज्यादा काम करूंगा या मैं कम काम करूंगा? क्या मुझे इस फेज में सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर्स या ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे? क्या मुझे ज्यादा डिटेल में काम करना पड़ेगा या मुझे कम डिटेल में काम करना पड़ेगा? मुझे अनफॉर्चुनेटली ज्यादा डिटेल में एंटर होना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि ऑडिटर विल डू मोर वर्क, ऑडिटर विल डू मोर वर्क, उसका टाइम लगेगा, विल स्पेंड मोर टाइम, उसका टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट विल बी मोर, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, सब कुछ ज्यादा होगा। तो क्या ये ओवरऑल मेरी ऑडिट की इफेक्टिवनेस को खराब कर रहा है या नहीं कर रहा? खुद ही बता दें, क्या ये मेरी इफेक्टिवनेस को खराब कर रहा है? क्या मैं ज्यादा इफेक्टिवली काम करूंगा? क्या मैं ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मेरी इफेक्टिवनेस तो खराब हो जाएगी, मेरी इफेक्टिवनेस खराब हो जाएगी। ऑडिट will be less effective, audit will be less effective। चले इस तरफ आते हैं। सैंपलिंग का रिजल्ट ये शो करता है, सैंपलिंग का रिजल्ट ये शो करता है कि कंट्रोल्स लगे हैं स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल्स लगे हैं स्ट्रॉन्ग, एक्चुअल कंट्रोल्स हो गए हैं वीक। कंट्रोल्स क्या हो गए हैं? वीक। कंट्रोल क्या हो गए हैं? वीक। सर अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल समझ के मैंने अपना काम शुरू किया, असल में वो वीक थे, तो क्या मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ या मैं कम काम कर रहा हूँ? क्या मैं ज्यादा काम करूंगा या मैं कम काम करूंगा? मैं कम काम करूंगा। तो इसका इसका रिजल्ट क्या आएगा?
इसका आउटकम क्या आएगा? इसका आउटकम ये आएगा कि ऑडिटर विल बी डूइंग लेस वर्क। ऑडिटर लेस वर्क करो, ऑडिटर कम काम करेगा। तो कम काम करने से क्या उसकी एफिशिएंसी अगेन खराब होगी? क्या उसकी एफिशिएंसी अगेन खराब होगी? बिल्कुल खराब होगी। वो लेस इफेक्टिवली काम करेगा, therefore लेस इफेक्टिव। अच्छा, अब आपसे एक और सवाल। मुझे ये लगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये सैंपल ने बताया। बट इन फैक्ट इट डज, इन फैक्ट इट डज। हमें ये कहा गया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, मगर असल में मौजूद थी। असल में मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी। हमें ये बताया गया कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, मगर असल में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि मैं खराब रिपोर्ट को भी साफ रिपोर्ट बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ। This will lead towards inappropriate opinion. This will lead me to inappropriate opinion. Inappropriate opinion. सेम यहां पे भी होगा। इसका रिवर्स कर लूं, इसका रिवर्स कर लूं। मैं मॉडिफाइड को अनमॉडिफाइड बना रहा हूँ, अनमॉडिफाइड को मॉडिफाइड बना रहा हूँ। तो सैंपलिंग के ये मसले हैं, सैंपलिंग के ये मसले हैं कि आप गलत को सही और सही को गलत बड़ी आसानी से कंसिडर कर लेते। आप गलत को सही और सही को गलत बड़ी ही आसानी से कंसिडर कर। ये सारे रिस्क कौन से हैं? ये सारे रिस्क हैं आपके सैंपलिंग रिस्क। ये सारी बातें क्या है? सैंपलिंग रिस्क। दीज आर ऑल सैंपलिंग रिस्क। सारी बातें सैंपलिंग रिस्क की डोमेन में आती है। ऑडिट रिस्क का एक सबसे बड़ा फैक्टर सैंपलिंग रिस्क। ऑडिट रिस्क का एक सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सैंपलिंग रिस्क। और सैंपलिंग रिस्क क्या है? कि एक ऑडिटर गलत नतीजे पे पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एक ऑडिटर गलत नतीजे पे पहुंच जाए मगर रीजन सैंपलिंग ना हो, एक ऑडिटर गलत नतीजे पे पहुंच जाए मगर उसके पीछे की रीजन सैंपलिंग नहीं है, उसके पीछे की रीजन सैंपलिंग नहीं है, तो फिर आपने सैंपलिंग को बर्बाद नहीं करना, उसको बदनाम नहीं करना, उसको फिर हम कहेंगे नॉन सैंपलिंग रिस्क। क्या कहेंगे? नॉन सैंपलिंग रिस्क। ये क्या है कि जनाब ऑडिटर भाई reaches a wrong conclusion but not because of sampling, not because of sampling, sampling की वजह से नहीं है, any other issue,
कोई अपना इशू हो सकता है, सैम्पलिंग के अलावा अगर कोई और इशू है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। वो क्या कहलाएगा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। जी जी, कुछ भी गलत कर दे, कुछ भी ह्यूमन एरर, कुछ भी गलत कर दे, एनी एरर ऑन हिज पार्ट, लिख देता हूं, एनी एरर ऑन हिज पार्ट, एनी एरर ऑन हिज पार्ट, कुछ अपने एंड पे कुछ भी खराब कर दो, तो ये क्या है आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये है आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सर मुझे बताइए, क्या यहां तक बातें समझ आ रही है सैम्पलिंग की? यहां तक सैम्पलिंग क्लियर होती जा रही है साथ साथ? ओके, गुड, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है माइंड में, अ क्वेश्चन पॉप्स अप, अ क्वेश्चन कम्स टू माइंड। सवाल ये आता है जहन में हमेशा, क्या एक ऑडिटर जरूरी है कि सैम्पलिंग ही करे? मैं उर्दू में लिखता हूं, क्या ये बहुत जरूरी है कि वो हमेशा सैम्पलिंग की तरफ ही जाए? क्या वो कभी 100% को वेरीफाई नहीं कर सकता? एक सवाल आता जहन में कि क्या वो 100% को कभी वेरीफाई नहीं कर सकता? तो सर स्टैंडर्ड कहता है कर सकता, बिल्कुल कर सकता। अगर इन तीनों में से कोई चीज हो तो इन तीन को देख लें, अगर इनमें से कोई चीज है तो यहां पे आप चाहें तो 100% चीजों को वेरीफाई करें। कब? जब स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स हो, स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स बट ऑफ लार्ज वैल्यू। आइटम स्मॉल नंबर की हो मगर वैल्यू में क्या हो, ज्यादा। मैं क्लाइंट पे जाता हूँ और क्लाइंट से कहता हूँ कि मुझे आपकी गाड़ियां वेरीफाई करनी। क्लाइंट कहता है कि साहब गैराज में 4 गाड़ियां खड़ी हैं, हमारे पास यही 4 है, जा जाके वेरीफाई करनी। मैं गैराज को खुलवाता हूँ, 4 गाड़ियां खड़ी होती हैं, मैं 2 को देख के शर्मा के मुंह सरफ कर देता हूँ। लोग पूछते हैं क्या हुआ है, मैंने कहा मैं सैम्पलिंग पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मामा 4 गाड़ियां खड़ी हुई है, वेरीफाई कर लो चारों को। क्वांटिटी कम है मगर वैल्यू, क्वांटिटी कम है मगर वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो अगर ये केस है तो फिर आप 100% को वेरीफाई करें। या सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट element of risk is involved, एक सिग्निफिकेंट रिस्क छुपा हुआ है, रिस्क बहुत हाई है, एंड अदर प्रोसीजर्स जो हैं, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट गिविंग यू sufficient appropriate evidence.
रिस्क ज्यादा है और बाकी की जो प्रोसीजर्स हैं वो मुझे 100% एविडेंस हासिल करने नहीं दे रहे, नहीं कर पाता। तो तीसरी बात, इसको इस्तेमाल करके जान के स्कोप लिमिटेशन खुद से क्रिएट नहीं कर लेनी। याद करें क्या थी स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन ये थी कि हम वेरीफाई करना चाह रहे थे, वो डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, ये डाटा पूरा अवेलेबल नहीं था। तो ऐसा नहीं करना कि सैंपलिंग का इस्तेमाल करके आप उन पे ब्लेम डाल देंगे, वो डाटा पूरा नहीं दे रहे हैं। सैंपलिंग को इस्तेमाल करके आप उन पे ब्लेम डाल देंगे वो डाटा पूरा नहीं दे रहे, तो ये काम नहीं करना, ये काम आपने नहीं करना। तीसरा, तीसरा ये है कि जो वर्किंग्स हैं, वर्किंग्स आर ऑफ रेपिटेटिव नेचर। जो वर्किंग्स है वो है ऑफ रेपिटेटिव नेचर एंड ओनली कैलकुलेशंस आर देयर। सिर्फ क्या है, कैलकुलेशंस हैं which can be done automatically, which can be performed automatically, which can be performed automatically। आप उसको अगर चाहो तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हो as they are cost effective, as they are cost effective। क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है ना। आपके पास एक कैलकुलेटर है, आपने 2 महीने का रेट एक्सपेंस निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दें आगे पूरे साल का निकाल। डेप्रिसिएशन 1 महीने की निकाली, 12 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे साल की निकाल लें यार, इसमें सैम्पलिंग क्या से करनी है। तो अगर इनमें से कोई मसला हो या इनमें से कोई कंडीशन मौजूद हो तो फिर आप कोशिश करके 100% पे चले जाएं, तो यहाँ पे सैम्पलिंग के चक्करों में ना पड़े, तो यहाँ पे सैम्पलिंग के चक्करों में प्यारे भाई ना पड़े। आप फिर 100% की तरफ अपनी जोर आजमाएं। सर यहां तक मुझे बताइएगा, कोई मसला, कोई परेशानी? यहां तक अभी हमने सैम्पलिंग बिल्कुल स्टार्ट किया है, 20% शायद कवर किया हो। यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? फिर मैं 5 मिनट के बाद अगला एरिया डिस्कस करता हूँ, सैम्पलिंग के मेथड्स, और वो करके आज की कहानी को खत्म करते हैं, बाकी कल करेंगे। जी, मसले तो कभी भी आ सकते हैं, मसले तो कभी भी आ सकते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा आखिरी एरिया, आज का हमारा आखिरी एरिया, and that area is sampling techniques or sampling methods। Question can be how to do sampling। सैम्पलिंग करें तो करें कैसे? हाउ टू डू सैम्पलिंग। सर स्टैंडर्ड ये कहता है कि देयर आर टू वेज। आंसर इज सर देयर आर टू वेज ऑफ इट। दो तरीके हैं। पहला स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। पहला क्या है?
स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, एंड दूसरा क्या है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। एक स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, दूसरा क्या है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। सर नाम से जाहिर है वर्ड स्टैटिस्टिकल, वर्ड क्या है, स्टैटिस्टिकल, यानी कि it involves a model, a theory, a hypothesis, any logic, logical statements, कोई मेथड, कोई स्ट्रक्चर, and is not biased। मेन बात तो ये है, and it is not biased, ये biased नहीं है। Statistical sampling is not biased, ये biased नहीं होती। और नॉन स्टैटिस्टिकल क्या है, it does not involve any method, any model, theory, hypothesis, and it is judgment। और ये क्या है, ये 100% जजमेंटल है। दिस इज जजमेंटल एंड ये जजमेंटल नहीं है, इट इज नॉट बाइस्ड। यानी कि नॉन स्टैटिस्टिकल के अंदर याद रखिएगा कि देयर इज बाइसनेस, इसमें बाइसनेस है। ऊपर वाले स्टैटिस्टिकल में बाइसनेस नहीं है, क्यों, जजमेंट नहीं है। आप आईटी का यूज कर रहे हैं, आप किसी थ्योरी का यूज कर रहे हैं, किसी मॉडल का यूज कर रहे हैं, किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल, नाम से जाहिर है स्टैटिस्टिकल, स्टैट्स, मेथड्स, मॉडल्स, हाइपोथेसिस, थ्योरी, ये वो फलाना का। एक आपको मिसाल देता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। मैंने अपनी क्लास में से बच्चों से कुछ चीजें पूछी, सवाल जवाब पूछने, और मेरी क्लास में 50 बच्चे करूं, मैं बैठा हूँ स्टाफ रूम में, और क्लास में जाने से पहले मैंने अपने टीए से कहा, मैंने कहा यार एक काम करो, 50 के 50 बच्चों का ना रोल नंबर एक एक, एक पर्ची पे लिख कर लेकर आओ। उसने 50 पर्चियां फाड़ी, उन 50 पर्चियों को एक बॉल में डाला, मेरे पास बॉल है, मैंने वो बॉल शेक किया, उन 50 पर्चियों में से 10 पर्चियां निकाल के टेबल पर रखी, और मैंने कहा कि इन 10 बच्चों से मैं सवाल करूंगा। सर मुझे बताइए, ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है या ये नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है? जी, क्या ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है या ये नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है? फिर सोचते, फिर सोचते, मैंने पर्चियां देख के नहीं निकाली है, मेरी कोई बायसनेस नहीं छुपी हुई, मेरी कोई बायसनेस नहीं छुपी हुई। ये पर्चियां बनाना, उसको बॉक्स में डालना, बॉक्स को हिलाना, ये एक मॉडल है, ये एक वर्किंग है, जिसको इस्तेमाल मैंने किया है अपनी बायसनेस को खत्म करने के लिए। जी, खवातीन और सामेईन, क्या अब आपको ये बात समझ आई, जिन्होंने नॉन स्टैटिस्टिकल सोचा है, क्या उनको समझ आ गई कि ये स्टैटिस्टिकल क्यों है? क्योंकि मैंने किसी भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि मैंने इन 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 बच्चों से पूछना है। मैंने सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, सब बच्चों के नाम उठा के उस बॉक्स में डाले हैं, उस बॉक्स को शेक किया है, सामने रखा है, और उसमें से पर्चियां निकाली।
स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अच्छा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्लास में आते हुए मैं सोचता आ रहा हूँ कि यार अली से पूछूंगा, मानूर से पूछूंगा, अदनान से पूछूंगा, जुनैरा से पूछूंगा, करीम से पूछूंगा, अलीम से पूछूंगा, वसीम से पूछूंगा, मुसफ से पूछूंगा, हसन से पूछूंगा। ये दिमाग में मेरे नाम चलते आ रहे हैं। क्या मैं इसको स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बोल सकता हूँ? दिस इज नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। दिस इज नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी बायसनेस शामिल कर दी। यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने किन से पूछना है और किन से नहीं पूछना, किन से पूछना किन से नहीं पूछना। यहाँ पे मेरी बायसनेस शामिल हो गई है। यहाँ पे मेरी बायसनेस शामिल हो गई है। नाउ आई नो कि मैंने किन से पूछना है और किन से नहीं पूछना। मैंने हर बच्चे को इक्वल चांस दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में घुसा हुआ है कि मैंने किससे पूछना। अच्छा, कभी आप लोगों ने फहाद मुस्तफा का गेम शो जीतो पाकिस्तान देखा है? आपको इसके इसी बात को रिलेट करता हूँ लाइव मिसाल से। कि कभी जीतो पाकिस्तान देखा है? अब शर्माएंगे बच्चे, नहीं सर वो क्या होता है। अच्छा, यार भाई भी कोई आता है? अच्छा, कोई फहाद मुस्तफा भी होता है? खुल के बताए। देखा तो लाजमी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, काम देखा। ठीक है, देखा था जब बेवकूफ थे। ठीक है, उस गेम शो में क्या होता है? फहाद मुस्तफा भाई एक वो पूरी वो मंगवाते हैं, मशीन मंगवाते हैं जिसको रोल किया जाता है, और उस मशीन के अंदर पर्चियां पड़ी होती हैं। वो मशीन घुमाई जाती है, उसमें से पर्चियां निकाली जाती हैं, उन पर्चियों के नाम पढ़े जाते हैं, और उनको कुर्सी से उठा के गेम शो खिलवाने के लिए बुलाया जाता है। सर इसको स्टैटिस्टिकल कहूं या इसको नॉन स्टैटिस्टिकल बोलूं? खुद ही बता दें, ये स्टैटिस्टिकल है या ये नॉन स्टैटिस्टिकल है? ये स्टैटिस्टिकल है। फिर उसी गेम शो में ये भी होता है, मुझे चाहिए 4 लड़के, आज तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ और तुम आ जाओ। मुझे चाहिए 5 लड़कियां, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मुझे चाहिए 3 बलद बच्चे, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। स्टैटिस्टिकल बोलूं या नॉन स्टैटिस्टिकल बोलूं? दिस इज नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। दिस इज नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। जी, यहां तक मुझे बताइए, कोई मसला, कोई परेशानी? एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू आस्क? कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइए। यहां तक कोई सवाल? यहां तक ऑल क्लियर? फ्लो बन रहा है सैंपलिंग का? अभी हमारे पास 10 मिनट पड़े हुए हैं। क्या फ्लो बन रहा है सैंपलिंग का यहां तक? इसका फ्लो समझना ही बड़ी बात है, क्योंकि चीजें इसमें छोटी छोटी बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, इन दोनों मेथड्स की ना, या इन दोनों टाइप्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। ये है टाइप्स, ये है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। ये क्या है? टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। अब हर टाइप के आगे दो दो मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। ऐसा ही था, एक स्टैटिस्टिकल है और एक क्या है? नॉन स्टैटिस्टिकल। सर स्टैटिस्टिकल की दो टाइप्स हैं, रैंडम और दूसरी है सिस्टमैटिक। रैंडम, सिस्टमैटिक।
और इसी तरह नॉन स्टैटिस्टिकल के भी दो हैं, haphazard and next one is block sampling, haphazard और block sampling, random, systematic, haphazard, block। सर रैंडम क्या है? रैंडम अगेन इसका जो बेस है वो सेम है, स्टैटिस्टिकल में नो जजमेंट और यहाँ पे जजमेंट है, ये बेस सेम है। अच्छा रैंडम में क्या होता है? रैंडम में क्या होता है कि आपके पास लेट से, रैंडम में क्या होता है, आपके पास लेट से 1 से लेके 100 तक इनवॉइसेस हैं, 1 से लेके 100 तक इनवॉइसेस हैं, और आपने इनमें से 10 का सैंपल निकालना। आपने इन 100 इनवॉइसेस में से क्या निकालना है? 10 का सैंपल। ये 100 क्या है? दिस इज योर पॉपुलेशन, दिस इज योर पॉपुलेशन। जब आपने सैंपल निकाला ना तो उसका रिजल्ट क्या था? सैंपल निकाला है आपने पर्चियों से, या आपने एक्सेल को बोला कि मुझे इस 100 में से कोई से 10 नंबर्स बता दो, तो आपका आंसर क्या आया? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 31, 41, 43, 46, 52, 58, 58, 34, 21, 86 पूरी होगी। 3, 6, 9, एक रह गई, 94। ये आंसर आया, ये आंसर आया सैंपलिंग से। जरा खुद बताइए, क्या 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक कोई इनवॉइस सेलेक्ट हुई है इस रिजल्ट में? क्या 1 से लेके 30 तक कोई भी इनवॉइस मेरे सामने आई कि नहीं आई? 1 से लेके 30 तक एक आई, 21 नंबर। 1 से लेके 10 तक कुछ आया? 1 से लेके 10 तक कुछ आया? 1 से लेके 20 तक कुछ आया? नहीं। क्या 30s की लाइन में एक से ज्यादा आइटम्स आ गई हैं? क्या 30s की लाइन में एक से ज्यादा आइटम्स आ गई हैं? आ गई हैं। क्या 40s की लाइन में एक से ज्यादा आइटम्स आ गई हैं? आ गई। तो हम क्या करें? सो व्हाट, सो व्हाट, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम नंबर्स निकाल दिए उसने, ये रैंडम नंबर्स निकाल दिए उसने, नाम से जाहिर है ना, रैंडम। कोई भी नंबर उठा के निकाल दिया, ये रैंडम है, ये रैंडम सैम्पलिंग है, कोई भी नंबर उठा के डाल दिया। हर वैल्यू के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी क्या? ऐसे ही क्या हर वैल्यू के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी? और क्या इसमें इंसानी दिमाग छुपा हुआ था? क्या इसमें किसी तरह का कोई इंसानी दिमाग छुपा हुआ था? नहीं, कोई भी इंसानी दिमाग इसमें छुपा हुआ नहीं। तो दिस इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। ये रैंडमली इस नंबर्स हमें जनरेट करके दे दिए। अच्छा सर यही केस 1 से लेके 100 तक इनवॉइसेस हो, 1 से लेके 100 तक इनवॉइसेस हो, मुझे 10 का सैंपल साइज निकालना है, और मैं खुद से निकालूं, 8 नंबर निकाल लूं, 15 नंबर निकाल लूं, 31 नंबर निकाल लूं, 27 नंबर निकाल लूं,
34 निकाल लूं, 55 निकाल लूं, 64 निकाल लूं, 78 निकाल लूं, 87 निकाल लूं, 95 निकाल लूं, कितने हो गए? 3, 6, 10 पूरे हो गए। तो यहां पे मैंने अपनी पसंद के नंबर निकालनी है। दिस इज जजमेंट, दिस इज जजमेंटल, दिस इज हैप्पैजार्ड। मैंने अपनी पसंद के कुछ वैल्यूज निकालनी है, मैंने जल्दबाजी में कुछ आइटम्स निकालने हैं। ये हैप्पैजार्ड है। ये क्या है? हैप्पैजार्ड। ठीक है, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो और ये भी निकाल लो। कोई मॉडल इस्तेमाल नहीं किया और यहां पे भी सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, मगर दिमाग ने इन इन चीजों को निकाल दिया और मेरे सामने आ गई। ये क्या है? हैप्पैजार्ड सैंपलिंग। ये आर्बिट्रेरी बेसिस पे चूज हुई है, आर्बिट्रेरी बेसिस पे चूज हुई है। स्पेसिफिक है मगर मौके की मुनासिबत से, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं छुपा हुआ, बायसनेस है। अच्छा, फिर ब्लॉक सैंपलिंग क्या होती है? ब्लॉक सैंपलिंग ये होती है कि आप एक कंप्लीट ब्लॉक ऑफ आइटम्स को चूज करके उसको 100% वेरीफाई करते हैं। आप कंप्लीट ब्लॉक ऑफ आइटम्स को चूज करके उसको 100% वेरीफाई करते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है? जब आपका सीजनल बिजनेस लगा हो, जब आपका सीजनल बिजनेस हो, ये वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जब आपका सीजनल बिजनेस हो, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक सैंपलिंग, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक सैंपलिंग। लेट्स से मैं कहता हूं कि आइसक्रीम सेल होती हैं मई से लेके अक्टूबर तक। लेट्स से आइसक्रीम सेल होती है मई से लेके अक्टूबर तक। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो सेल्स आएंगी, जो मैक्सिमम सेल्स आएंगी वो इसी मंथ के दौरान होंगी। और नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर से लेके अप्रैल तक के जो 6 महीने हैं, यहाँ पे काम जरा हल्का होगा, ठंडा होगा, कोई इतना खास रश मुझे नजर नहीं आएगा। तो सर यहाँ पे अगर मैं कम इनवॉइसेस भी वेरीफाई कर लूं, 2% वेरीफाई कर लूं, 5% वेरीफाई कर लूं, 10% वेरीफाई कर लूं, तो कोई मसले वाली बात नहीं, रिस्क कम होगा। मगर यहाँ पे जहां पे काम की स्पीड बहुत ज्यादा है, वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100% के करीब करीब चीजों को वेरीफाई करूं। तो 6 महीने की पूरी करनी और 6 महीने की थोड़ी बहुत कर ली, एंड रिजल्ट वही आएगा। अराउंड 50 to 60% चीजें ही आप वेरीफाई करेंगे। देखिए ना, 100 × 10, 110 डिवाइडेड बाय 2, 55%। तो एंड रिजल्ट वही है, 50-60 के बीच में। मगर ब्लॉक सैंपलिंग ने क्या किया? स्पेसिफिक चंक उठा के अलग कर दिया और कहा कि इसकी पूरी करो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, ये रिस्क प्रोन है। और जो बाकी का एरिया है, वहां पे हम थोड़ा थोड़ा सा वेरीफाई करके उसको बराबर कर सकते हैं। दिस इज ब्लॉक सैंपलिंग, दिस इज ब्लॉक सैंपलिंग। आखिरी बात करते हैं आज की, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग सर ये क्या बुला है? सर खुद बताइएगा, रैंडम सैंपलिंग का सबसे बड़ा मसला क्या था? अभी आपने मुझे खुद ही बताया था। रैंडम सैंपलिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर आइटम को या हर क्लास में से 1 से 10 तक कोई भी नहीं है, 11 से 20 तक कोई भी नहीं है, 30 में से सिर्फ एक है, 40 में से 3-4 आइटम्स आ गई हैं। तो ये मसला है। ये क्या है? ये मसला है। तो हम जाते हैं फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग की तरफ, हम जाते हैं फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग की तरफ। सर ये क्या होती है?
कि स्टार्टिंग में मैंने कहा सिस्टम से कि यार 1 से लेकर 10 तक में कोई मुझे रैंडम नंबर निकाल दो। स्टार्टिंग में 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक मुझे रैंडम नंबर निकाल दो। सिस्टम ने निकाल दिया नंबर 4। फिर मैंने गैप निकाला या मैंने इंटरवल निकाला। वो कैसे निकाला कि मैंने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जितना मुझे सैंपल चाहिए। पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल। पॉपुलेशन में मेरे पास आइटम्स कितनी है? 100। मुझे कितना सैंपल चाहिए था? 10 का। गैप कितने का आ गया? 100 तकसीम 10, 10। तो मैंने कुछ नहीं करना, इस 10 को इस 4 में ऐड करते जाना है। 4 नंबर, 14 नंबर, 24 नंबर, 34 नंबर, 44 नंबर, 53 नंबर, 64 नंबर, 74 नंबर, 84 नंबर और 94। अब 1 से लेकर 10 तक की भी नुमाइंदगी है, 11 से लेके 20 तक की भी नुमाइंदगी है, 21 से लेके 30 तक की भी नुमाइंदगी है, 31 से लेके 40 तक की भी नुमाइंदगी है, 41 से लेके 50 तक की भी नुमाइंदगी है, 51 से लेके 60 तक की भी नुमाइंदगी है, 61 से 70 तक भी नुमाइंदगी है, 71 से 80 तक भी नुमाइंदगी है, 81 से 90 तक भी नुमाइंदगी है और 91 से 100 तक की भी नुमाइंदगी मौजूद है। दिस इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। दिस इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें कोई जजमेंट नहीं आई क्योंकि मैंने स्टार्टिंग किससे पकड़ा है? रैंडम सैंपलिंग से। मैंने स्टार्टिंग में क्या यूज किया है? एक रैंडम नंबर निकाला है थ्रू रैंडम सैंपलिंग। मैंने स्टार्टिंग में जो एक रैंडम नंबर निकाला है 4, ये आया थ्रू रैंडम सैंपलिंग। अगर ये 6 आता तो क्या बनता? 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96। तो किसी भी तरह की कोई भी जजमेंट इसमें नहीं आई क्योंकि आपने स्टार्ट किससे लिया है? एक रैंडम नंबर से। स्टार्ट में आपने एक रैंडम सैंपलिंग निकाला, उसमें गैप्स को ऐड कर दिया। गैप कैसे निकाला? पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो सर दिस इज योर सैंपलिंग। हमने तकरीबन हाफ कवर कर लिया और हाफ ही हमारा रह गया। तो बाकी इंशाल्लाह कल ये मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में थोड़ी देर तक शेयर कर दूं ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। या ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा या इस वन नोट का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप इस लिंक पे क्लिक करके इस नोट तक पहुंच जाए। वो आप देख पाएंगे मगर आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सर सैम्पलिंग का दिस वाज पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए कल दोबारा तशरीफ लेकर आइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप हाजिर है, आप पूछ सकते हैं। अल्लाह के हवाले, रब रखा।